हेलो फ्रेंड्स, अशोक चंद्रवंशी आप सबको स्वतंत्रता दिवस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के मुख्य परीक्षा के ऊपर। आप सब लोगों को पता है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का जो नोटिफिकेशन है वो 26 नवंबर को आता है और उसमें परीक्षाओं का क्रम ऐसा होता है कि पहले प्रारंभिक परीक्षाएं होती है, 2 परीक्षा होते हैं, एक सामान्य अध्ययन के और एक सी सेट के। पहले सी सेट भी मेरिट बेस में मेरिट बेस में होता था, अब सी सेट सिर्फ क्वालिफाइंग है और आपका जो मेरिट का सिलेक्शन होगा वो होगा सामान्य अध्ययन के पेपर में। तो प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होंगे जो 200 मार्क्स के होते हैं और सामान्य अध्ययन के पेपर में जैसे आप प्री क्वालिफाई कर लेते हो तो आपका समय आता है मुख्य परीक्षा का। सामान्यतः प्री के होने के 3-4 महीने के अंदर ही मुख्य परीक्षा का समय आता है और मुख्य परीक्षा में 7 पेपर होते हैं। 7 पेपर में जो पहला पेपर होता है वो होता है लैंग्वेज का पेपर होता है, भाषा का। उसमें हिंदी भाषा, छत्तीसगढ़ी भाषा और अंग्रेजी भाषा। सभी 7 पेपरों का 200 का ही पूर्णांक होता है। दूसरा जो पेपर होता है वो होता है निबंध लेखन का। 50-50 अंक के 4 निबंध लिखने होते हैं। पहले भाग में अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पे अपने को एक निबंध लिखना होता है और दूसरे भाग में छत्तीसगढ़ स्तर के 2 निबंध लिखने होते हैं। उसके बाद क्रम आता है सामान्य अध्ययन पेपर 1 का, यानी कि जीएस फर्स्ट और पेपर 3। तो जीएस फर्स्ट जो है वो भी 200 मार्क्स का पेपर होता है। फर्स्ट में प्रश्नों का जो क्रम होता है वो होता है पूरे पेपर के सारे प्रश्नों को अगर हम मिलाते हैं तो लगभग 46 प्रश्न होते हैं। उस 46 प्रश्नों का क्रम कैसा होता है तो 22 प्रश्न ऐसे होते हैं जो लघुत्तरी प्रश्न होते हैं, यानी कि उसमें शब्द सीमा भी तय होती है प्रश्नों में और इन 22 प्रश्नों का जो शब्द सीमा जो होती है वो है 30 शब्दों में हमको ये प्रश्न लिखने होते हैं। फिर जो 13 प्रश्न होते हैं वो 60-60 शब्दों में लिखना होता है और ये 4-4 अंक के होते हैं। एक प्रश्न होता है जो होता है 100 शब्दों में लिखना होता है, ये 8 अंक का होता है। फिर 2 प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमें 175 शब्दों में लिखना होता है और ये 15-15 अंक के लिए होते हैं। तो कुल हमें 46 प्रश्न हल करने होते हैं। लगभग 2715 शब्दों में ये सभी प्रश्न हमें लिखने होते हैं। कुल मिला के प्री का एग्जाम हम तब क्वालिफाई करते हैं जब हमारा पढ़ाई का स्तर अच्छा होता है। मतलब ये कहा जाए कि जब हम अच्छी किताबें पढ़ते हैं, पढ़ने पे हम अच्छी मेहनत करते हैं, तब हम प्री क्वालिफाई करते हैं। उसी प्रकार मेंस हम तब क्वालिफाई कर पाते हैं जब हम पढ़ने के साथ साथ अच्छा लिख लेते हैं। 3 घंटे के उस समय में हमें 46 प्रश्न लिखना होता है और 2715 शब्दों में लिखना होता है। हमारा जो लिखने का जो स्पीड है वो अगर अच्छी स्पीड है तब हम बराबर उन 3 घंटों में 46 प्रश्न हल कर पाएंगे। अगर हमारा लिखने का स्पीड कम है तो शायद हम ये काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार से प्री के क्वालिफाई के लिए हमें अच्छा पढ़ना होता है, मेंस के क्वालिफाई के लिए हमें अच्छा पढ़ना और अच्छा लिखना दोनों होता है, वैसे ही इंटरव्यू के क्वालिफाइंग और सिलेक्शन के लिए हमें एक अच्छा वक्तृत्व कला का होना भी आवश्यक होता है। मित्रों, सीजीपीएससी के एग्जाम आप
दे रहे हैं, मतलब आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक अधिकारी बनने वाले हैं, और उस प्रशासनिक अधिकारी बनने के बाद आप पूरे प्रशासन को चलाने वाले बनने वाले हैं। चलाने के लिए आपका सिलेक्शन होता है। तो प्रशासन को चलाने के लिए हमारे अंदर कौन कौन सी कला होनी चाहिए? एक, किसी भी चीज को दूर से ही भांप लेना, समझ लेना और उस पर त्वरित निर्णय लेना, ये अच्छे प्रशासनिक अधिकारी का एक लक्षण होता है। दूसरी बात है कि लेखन कला और वक्तृत्व कला। आप एक लीडर भी हैं तो लीडर लीड तब करता है जब वो चीजों को अच्छे से समझ लेता है और वो उसी चीज को वो लोगों को अच्छे से समझा पाता है। आप जब एक अधिकारी बनते हैं तो आपके नीचे काम करने वाले कितने लोग आते हैं? जब भी किसी ऑफिस का आप बॉस होते हैं तो उस ऑफिस के सारे अमले आपके अंडर ही होते हैं, और उन सभी लोगों को आप कवर करते हो और उन सभी लोगों को मैनेज करने का आपके अंदर एक क्षमता तो आना ही चाहिए। और इस हिसाब से सीजीपीएससी का जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, वो आपको इस प्रकार से तैयार करता है। अब मैं आता हूं कि हमें वास्तव में लेखन शैली कैसे होना चाहिए। इस लेखन शैली पे अगर हम बात करें तो प्रश्नों की प्रकृति को पहले समझें कि हमें किस प्रकार से प्रश्न दिया गया है। ज्यादातर हमें शब्दों के जाल में फंसाया जाता है। वो किस प्रकार से शब्दों के जाल में फंसाया जाता है? कोई भी प्रश्न आता है, स्पष्ट करें, वर्णन करें, टिप्पणी करें, विवेचना करें, विशेषताएं बताइए, व्याख्या करें, अनुवाद करें, अर्थ बताएं। इस प्रकार के जो शब्द हैं, आलोचना करें, आलोचनात्मक टिप्पणी करें, समालोचनात्मक वर्णन करें, इस प्रकार के जो शब्द है ये सिर्फ आपको फंसाने के लिए है। मतलब कई बार क्या होता है कि हम टिप्पणी करते समय वर्णन करने लग जाते हैं, विवेचना करते समय विशेषताएं बताने लगते हैं, व्याख्या करते समय स्पष्ट करने लगते हैं। तो ये शब्दों की विशेषताओं को पहले आप समझिए कि प्रश्न जो होता है वो आपके टेक्निकल शब्दों में कैसे आपको फंसाया जाता है। कई बार क्या होता है कि हम पूर्वानुमान में ग्रसित हो जाते हैं। कैसे पूर्वानुमान से ग्रसित हो जाते हैं कि मैं तो 2 बार मेंस लिख लिया, मैं तो 3 बार मेंस लिख लिया, उसके बाद भी क्या होता है कि हम 2 बार 3 बार 4 बार मेंस लिखने के बाद भी हम मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाते। आखिर कारण क्या है? तो मुझे लगता है कि हमारा जो लेखन शैली है या हम जो परीक्षा में जो हम प्रदर्शन कर रहे हैं, वो परीक्षा का प्रदर्शन हमारा सिर्फ सही इसीलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि हम शब्दों के जाल में फंस जा रहे हैं, शब्दों के फेर को हम समझ नहीं पा रहे हैं। दूसरी बात आती है कि लेखन शैली कैसी है। अगर हम सभी चीजों को समझ पा रहे हैं तो क्या हमें वर्तनी अच्छी आती है? जैसे हम अगर लिख रहे हैं पर्यावरण, तो पर्यावरण में जो ऊपर आधा र लिखना है वो किसके ऊपर डालना है? ये बहुत छोटी छोटी बात है जो हमें ध्यान रखना पड़ता है। अगर हमें क्षुब्ध लिखना है तो कौन से छ का प्रयोग करना है? ऐसी बहुत सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं वो हम मिस्टेक कर देते हैं। वहां पर आपके पास सोचने के लिए समय तो है नहीं क्योंकि 46 प्रश्न है और 3 घंटे का समय है। अगर आप हर प्रश्नों में आधा मिनट सोचोगे तो 23 मिनट आपका लगभग आधा घंटा समय चले जाता है। जब आप सोचने में ही आधा घंटा लगा देते हो तो फिर लिखने में आपका समय। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं वो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिसके कारण से हमारा मुख्य परीक्षा रुक जाता है। वहीं पर मैं आता हूं मात्रा पे। जैसे अगर हम मैं लिखते हैं तो मैं के ऊपर बिंदु लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, लिखना है या नहीं लिखना है, ये कई बार हम तय नहीं कर पाते। अगर हम है लिख रहे हैं तो है के ऊपर में एक बिंदु लगाना है या नहीं लगाना है, ये भी हम तय नहीं कर पाते। तो ये छोटी छोटी चीजें, वर्तनी में हमें ध्यान देना, अल्प विराम, पूर्ण विराम, संबंध सूचक चिन्ह कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। ये कई बार स्त्रीलिंग पुल्लिंग मिलता है, मिलती है, करता है, करती है, देता है, देती है, ये बहुत छोटी छोटी जो मिस्टेक है वो हमारे लय को खराब कर देता है। इसलिए हमारा जो लेखन शैली है वो लयबद्ध भी होनी चाहिए। दूसरी बात और अगली बात मैं आपको अगर बोलूं तो संकेत, जो हम संकेत कर रहे हैं,
जो इंगित कर रहे हैं, उदाहरण समझाइए, उदाहरणार्थ प्रस्तुत कीजिए, इस टाइप के जो प्रश्न आते हैं यहां पर भी हम कई बार चूक जाते हैं। तो जब हम किसी प्रश्नों में चूक रहे हैं तो ये चूक क्यों हो रहा है कि हमने पहले कभी अभ्यास नहीं किया। इसलिए मैं हमेशा बात करता हूं कि मुख्य परीक्षा अगर अपने को निकालनी है तो जिस प्रकार से हम 7-8 घंटे कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं, 7-8 घंटे हम पढ़ाई कर रहे हैं, वैसे ही 7-8 घंटे का लेखन अभ्यास भी चाहिए। अगर हम 7-8 घंटे लेखन अभ्यास कर रहे हैं तो बराबर हमारा मुख्य परीक्षा निकल सकता है। ये फिर लगातार हम निबंध लेखन, उत्तर लेखन का अभ्यास करते जाएं। जब हम अभ्यास करेंगे तो हम उसमें परिपक्व होंगे। हम परिपक्व होंगे तभी किसी चीज में हम पूर्णता की ओर जाएंगे, और पूर्णता की ओर जाने से ही हम किसी चीज में सफलता हासिल करेंगे। तो इस प्रकार से अगर आप मुख्य परीक्षा में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो स्टडी के साथ साथ हमें लेखन शैली भी आना चाहिए, और उसके लिए हमें अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। मैं एक और दूसरी चीज बताना चाहूंगा कि किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए हमें रणनीति की आवश्यकता होती है। वैसे ही अगर हमें मुख्य परीक्षा जैसे एक लड़ाई ही मानिए उसको, और लड़ाई को जीतने के लिए हमें एक सशक्त रणनीति की जरूरत होगी। क्योंकि भाई एक पोस्ट के लिए 3 लोगों को इंटरव्यू में बुलाया जाता है, मतलब कुल पोस्ट गुणित 3 बराबर इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर भेजा जाएगा। और जो मुख्य परीक्षा देने वाले होते हैं वो कुल पोस्ट गुणित 3 गुणित 5 बराबर मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थी होते हैं। अब इतने लोग, सपोज आपका अगर 300 पोस्ट है तो 300 गुणित 3 बराबर 900 लोग मुख्य इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। अब 900 गुणित 5 यानी कि लगभग 4500 लोग मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थी होंगे। अब उस 4500 में से अपने को 900 लोगों में आना है, तो छोटी मोटी लड़ाई है क्या? छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। इसके लिए एक सशक्त और कुशल रणनीति की जरूरत होगी। तो सशक्त और कुशल रणनीति क्या हो सकती है, उस पर अपने को ध्यान देना चाहिए। वो कैसे रणनीति बनाना चाहिए मैं थोड़ा सा आपके सामने रखूंगा कि अगर आपका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स है, या अगर आपका बैकग्राउंड आर्ट्स है, या अगर आपका बैकग्राउंड कॉमर्स है, या आप एग्रीकल्चर से हैं, या इंजीनियरिंग फील्ड से हैं, आप किसी भी फील्ड से हो सकते हैं। हर बार क्या होता है कि जब हम परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं तो परीक्षा की तैयारी करते करते हमें कोई विषय जो हमारा बेस्ट विषय हो जाता है, और कुछ एक विषय ऐसा हो जाता है जो हमें टफ लगने लग जाता है। ये सामान्य प्रकृति है, सबके साथ होता है। मैथ्स वाले को हिस्ट्री थोड़ा टफ लगता है, आर्ट्स वाले को मैथ थोड़ा टफ लगता है। इस टाइप के कुछ कुछ टेक्निकल फील्ड ऐसे होते हैं जहां पे हमें दिक्कतें आती हैं। तो मैं इस पर थोड़ा सा आपके सामने एक बात रखना चाहूंगा कि हम अपनी रणनीति कैसे बनाएं। लैंग्वेज के पेपर और निबंध के पेपर, ये दोनों पेपर को तो आप सॉलिड करिए, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स अगर आप प्राप्त कर सकते हैं, सबसे ज्यादा अंक अगर आप प्राप्त कर सकते हैं तो ये 2 पेपर हैं जहां पे आप लगभग 150 के आसपास मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। 200 का निबंध लेखन है तो उसमें आप लगभग 150 अंक प्राप्त कीजिए, और वैसे 200 का लैंग्वेज का पेपर है उसमें भी आप 150 का अंक प्राप्त कीजिए। तो ये जो 400 के पेपर है उसमें लगभग आपका 300 का मार्क्स आ गया। बाकी के जो आपके जीएस 1, 2, 3, 4, 5 अपने जो सामान्य अध्ययन के जो पेपर हैं, उन सामान्य अध्ययन के पेपरों में आप ये तय कीजिए कि आपके लिए सरल पेपर कौन सा है और आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्टीज वाला पेपर कौन सा है। तो सरल पेपर जो है उस पर फोकस आप ज्यादा कीजिए। क्यों ज्यादा कीजिए? क्योंकि जो आपको सरल लगता है वो ज्यादा अंक आपको दिला सकता है। जो पेपर आपके लिए थोड़ा सा कठिन है उस पेपर को आप सिर्फ पासिंग तैयार कीजिए, या 60-70 अंक मिल जाए ऐसा तैयार कीजिए। अब जो 70 अंक जो मिलेगा वो 70 अंक आप जब 150 मार्क्स ऐसे और लैंग्वेज के पेपर में लाएंगे वो वहां से कवर हो जाएगा। और जो डिफिकल्टीज वाला पेपर है वो आप तय कीजिए कि 1 या 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ताकि हम जब ऐसे और लैंग्वेज के पेपर में
हम अगर एक्स्ट्रा अंक प्राप्त कर रहे हैं तो जो डिफिकल्टीज वाला पेपर है वो उस पे हम मैनेज करेंगे। बाकी के जो आपका जीएस का जो पेपर होगा वो सारे जीएस के पेपर साथ साथ चलने चाहिए, वो पैरेलल रहना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए कि हम उसमें 55% या 60% मार्क्स ले ही ले। देखिए एक चीज और ध्यान रखिए कि जब भी आप लेखन कर रहे हैं, आंसर राइटिंग कर रहे हैं या एसे राइटिंग कर रहे हैं या राइटिंग स्किल पे आप जब वर्क कर रहे हैं तो एक चीज ध्यान दीजिए कि वहां जो एग्जामिनर बैठा हुआ है वो आपको मार्क्स देने के लिए नहीं बैठा है भाई। उसको भी 5000 लोगों में सिर्फ 700, 800, 900 लोगों को चुनना है, तो वो क्या करेंगे, वो मार्क्स देंगे नहीं, वो मार्क्स काटेंगे। उनको हमें मजबूर करना है कि मेरी लेखन शैली ऐसी है, मेरा जो नॉलेज है ऐसा है, मैंने जो लिखा है उस पर आपको मार्क्स देना ही देना पड़ेगा। इन चीजों की तैयारी कीजिए। हम कोई ग्रेजुएशन का आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं। मैं बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर राइटिंग देखता हूं, मुझे लगता है कि ये कहीं कोई ग्रेजुएशन का आंसर राइटिंग कर रहे हैं। कहीं पे हम शब्द सीमा को भूल जाते हैं। अगर हमें टिप्पणी करनी होती है 60 शब्दों में तो हम लगातार 100 शब्द खींच ले रहे हैं। ये डिसिप्लिन नहीं है। आपको डिसिप्लिन को भी फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप अच्छे जानकार हो तो अच्छे जानकार को भी कम शब्दों में भी लिखना आना चाहिए और एक अच्छे जानकार को ऐसे भी लिखना आना चाहिए। जब आप अच्छे व्यक्तित्व कला आपको आता है तो अच्छे व्यक्तित्व कला वो है जो कम शब्दों में अधिक बात कह दे, या अच्छे लेखन शैली उसको मानी जाती है जो कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दे, लंबी बात कह दे, या ऐसे शब्दों का उपयोग करे जो मल्टीपल मीनिंग वाला शब्द हो। तो हमारा आंसर क्या होगा, समराइज हो जाएगा और हम कम शब्दों में एक अच्छा आंसर लिख पाएंगे। सबसे बड़ी बात यही होती है कि आपको नरवा गरवा घुरवा बारी पे समीक्षात्मक वर्णन करना है। तो नरवा गरवा घुरवा बारी जो है इस पे समीक्षात्मक वर्णन करना है अगर 100 शब्दों में, तो आपको लगेगा नरवा, गरुआ, घुरवा और बाड़ी, ये 4 शब्द हैं। इन चारों शब्दों को हम 25-25 शब्दों में कैसे डिफाइन करें? लेकिन आपको डिफाइन करना है। अगर वो 100 शब्द बोल रहा है तो आपको 95 में कंप्लीट हो जाना है, 105 नहीं करना है। क्योंकि मार्क्स काटने वाला जो व्यक्ति है, जो एग्जामिनर है, वो मार्क्स आपको ज्यादा लिखने पर भी काट सकते हैं। ये बात भी इसको ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम जब लेखन शैली कर रहे होते हैं तो हमें छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं कहीं अगर 60 शब्दों में मुझे टिप्पणी करनी है या 100 शब्दों में वर्णन करना है या 30 शब्दों में विशेषताएं बतानी है या नाम बताना है, 175 शब्दों में मुझे अगर एक उस पर डिफाइन करना है, तो वो हम शब्दों के अंदर रहते रहते हम कैसे उन चीजों को बता पाए, ये बहुत बड़ी बात है। और अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो बेशक आपका मेंस क्लियर होगा। साथ ही साथ जब आप पढ़ रहे होते हैं, जब आप लिख रहे होते हैं, तो आप पढ़ते समय भी बोलते हैं और लिखते समय भी बोलते हैं। तो पढ़ते समय भी और लिखते समय भी दोनों टाइम आपका बोलने का जो व्यक्तित्व कला है वो उसका विकास हो रहा होता है। तो कहीं न कहीं जब आप अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं, तो आपका इंटरव्यू भी क्वालिफाई होता है। और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो उस 4500 में क्वालिफाई, मेंस क्वालिफाई करके 900 में आते हैं और 900 में क्वालिफाई करके वो 300 में आते हैं। और 300 में भी जिनका रैंक 1 2 3 4 5 6 यानी कि अंडर 20 होता है, और जो अंडर 20 होता है वही अपने मनचाहा पद प्राप्त कर सकता है, डीएसपी या डिप्टी कलेक्टर का पद प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए हमें अपना मनचाहा पद प्राप्त करने के लिए अंडर 20 अंडर 30 में आना अनिवार्य होता है। और अंडर 20 अंडर 30 में आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छा पढ़ना पड़ेगा, अच्छा लिखना पड़ेगा, अच्छा बोलना पड़ेगा। इस प्रकार की कलाओं को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसके साथ ही मैं कुछ ये आपके सामने बताना चाहूंगा कि रीडिंग स्किल। अब आप रीडिंग स्किल क्या है या किसी चीज को हम कैसे पढ़ें, इस पे थोड़ा सा मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा कि हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इसका मतलब कुछ भी पढ़ लेना ये नहीं चाहिए, मतलब कुछ भी नहीं पढ़ना चाहिए। हमें सबसे पहली बात तो ये है कि जिस परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है, उस परीक्षा का सिलेबस क्या है, ये हमारे सामने होना चाहिए। जैसे अगर हम सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सीजीपीएससी का एक पाठ्यक्रम है और जो पाठ्यक्रम है उसी पाठ्यक्रम को फोकस करते हुए हमें पढ़ना चाहिए।
ऐसा नहीं कि चारों तरफ हम घर के जो कमरा है उसको लाइब्रेरी बना लिए, ये भी किताब लिया है, वो भी किताब लिया है, क्योंकि मार्केट में स्टडी मटेरियल तो ढेर है और आजकल स्टडी मटेरियल बनाने वाले भी ढेर हैं। जिस प्रकार से आपको यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो मिलेगा, उसी प्रकार से मार्केट में बहुत सारी किताबें मिलेगी, बहुत सारे मैगजीन्स मिलेंगे। लेकिन क्या सब मैगजीन आपके लिए उपयोगी है क्या, ये आपको तय करना। अगर आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो इंडियन हिस्ट्री के लिए आपके पास जो ऑथराइज्ड किताब है वो कौन सा है? तो आज के डेट में ऑथराइज्ड किताब कौन सा है भारतीय इतिहास पढ़ने के लिए? तो एनसीईआरटी है। अब भारतीय इतिहास अगर आपको पढ़ना है तो भारतीय इतिहास के 4 पार्ट हैं। एक तो प्राचीन भारत है, दूसरा मध्यकालीन भारत है और तीसरा आधुनिक भारत है। उसी के साथ एक आर्ट एंड कल्चर भी है, कला एवं संस्कृति भी है। तो कला एवं संस्कृति, आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत, ये चारों इसके उसको पढ़ने के लिए, चारों विषय में आपको पढ़ने के लिए आपको एनसीईआरटी की किताब मिलेगी। और वो एनसीईआरटी की किताब 11th या 12th, मतलब 12th में आपको आधुनिक भारत और 11th में मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत, ये दोनों मिलेंगे। तो ये हमें एनसीईआरटी की किताब को फोकस करते हुए पढ़ना चाहिए। वैसे ही ज्योग्राफी के लिए, तो ज्योग्राफी में क्या है, छत्तीसगढ़ का भी भूगोल है और भारत का भी भूगोल है। तो सबसे बेस्ट अगर हम पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी को ही फोकस करते हुए आपको पढ़ना चाहिए। फिर वर्तमान में जो समसामयिक चीजों को पढ़ने के लिए क्या है, तो समसामयिक चीजों को पढ़ने के लिए हमें बहुत सारे मार्केट में मैगजीन्स उपलब्ध हैं, बहुत सारी पत्रिकाएं उपलब्ध हैं। लेकिन इसके लिए सबसे बेस्ट मैं बोलूंगा तो वो है न्यूज़पेपर। अगर आप 2-3 प्रकार के न्यूज़पेपर आप पढ़ लेते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल, हालांकि मैं दैनिक भास्कर का ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूं, मैं दैनिक भास्कर का प्रचार नहीं कर रहा, लेकिन दैनिक भास्कर पेपर में एक आता है अभिव्यक्ति। उस अभिव्यक्ति वाले कॉलम को आप पढ़ेंगे तो आपका क्या होगा, वोकेबुलरी स्ट्रांग होगा, आपका शब्दकोश जो है वो विकसित होगा। आप लिखने पे आपको बहुत अलग अलग प्रकार के शब्द मिलेंगे लिखने के लिए। तो न्यूज़पेपर पढ़ने से और अभिव्यक्ति या जो संपादकीय पक्ष होता है, संपादकीय जो पृष्ठ होता है, वो संपादकीय पृष्ठ को जब आप पढ़ेंगे तो आपको अलग अलग घटनाओं के बारे में और समसामयिक घटनाओं के बारे में आपको जानकारी मिलेगी और जानकारी के साथ साथ आपका शब्दकोश मजबूत होगा। वैसे ही अंग्रेजी के बारे में, तो अंग्रेजी आपको डेवलप करना है, क्योंकि लैंग्वेज के पेपर में हमें 50 नंबर का अंग्रेजी भी है, जिसमें हमें कॉम्प्रिहेंसिव लिखना है और उसमें अपोजिट वर्ड और समानार्थी शब्द, इस टाइप के प्रेसिस वगैरह लिखना होता है। तो उसके लिए भी हमें वोकेबुलरी चाहिए। तो वो वोकेबुलरी आपका डेवलप कहाँ होगा? ऑडिटोरियल पेज में होगा। ऑडिटोरियल पेज में क्या होगा, एक इंडियन एक्सप्रेस आता है। तो इंडियन एक्सप्रेस से भी अगर आपको ज्यादा अच्छे स्ट्रॉन्ग वाला न्यूज़पेपर पढ़ना है तो द हिंदू आता है। द हिंदू जब आप पढ़ेंगे तो द हिंदू एक ऐसा पेपर है जिसमें आपको स्ट्रॉन्ग अंग्रेजी मिलेगा। अगर आप द हिंदू पढ़ना शुरू कर दिए तो आप एक अच्छा, आपका अंग्रेजी अच्छा ग्रोथ हो जाएगा। लैंग्वेज अगर आपका स्ट्रांग है, आपको अच्छा, आपका हिंदी अच्छा है, आपका अंग्रेजी अच्छा है, वैसे ही आपका छत्तीसगढ़ी भी अच्छा है, तो किसी भी लैंग्वेज में जब आप मजबूत हैं तो लिखने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी एक नया 7वां पेपर जुड़ा हुआ है। वो जो 7वां पेपर है वो क्या है? वो 7वां पेपर है कल्याणकारी विकासात्मक कार्यक्रम एवं कानून, अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेल घटनाएं एवं संगठन। मतलब खेल घटनाएं का क्या मतलब है? तो खेल पे जाता है क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, इस और संगठनाएं मतलब अनेक प्रकार के जो ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, वो सब, तो उसको भी पढ़ना होता है। उसी न्यूज़पेपर में क्या आता है, देश विदेश का पेज होता है, एक खेल पेज होता है, स्पोर्ट्स वाला पेज होता है। तो हमारे छत्तीसगढ़ के जो सिलेबस है उसमें खेल भी जुड़े हुए हैं, संगठन भी जुड़े हुए हैं, देश विदेश की घटनाएं भी जुड़ी हुई है। वो सारे घटना आप स्ट्रॉन्ग तब होगा जब आप न्यूज़पेपर का एक अच्छा पाठक बन जाएंगे। न्यूज़पेपर में वो वाला पोर्शन भी आता है जिसमें वैवाहिक पाठ्यक्रम दिए रहते हैं, वो आपके मतलब का नहीं है। न्यूज़पेपर में और भी ऐसे अनर्गल
चीजें होती है जो आपके काम की नहीं हो सकते। बहुत सारे वहां चोरी, बलात्कार, हिंसा, इस टाइप की घटनाएं होती है, वो न्यूज़पेपर वो आपको नहीं पढ़ना। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सीजीपीएससी के एस्पिरेंट हैं, तो आपको क्या पढ़ना है, आपको सिलेबस के अराउंड ही पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको सिलेबस याद होना चाहिए। सबसे पहले ये चीज है कि अगर जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उस एग्जाम का पाठ्यक्रम आपको तैयार करना है और उस पाठ्यक्रम के मुताबिक ही आपको पढ़ना है। कुछ भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी पत्रिकाएं नहीं पढ़नी है, कुछ भी किताबें भी नहीं पढ़नी है। और एक साथ साथ अध्ययन के भाग में एक चीज और है कि आप जैसे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ की लोक कलाएं, छत्तीसगढ़ के भूगोल, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की भाषा, छत्तीसगढ़ के हाना, लोकोक्तियां, दोहे, ये सब है। उसके लिए क्या करना, तो छत्तीसगढ़ विजिट करना, जैसे चित्रकूट जलप्रपात, बस्तर और घोरमदेव, इस प्रकार से जो चीज है उन चीजों को हमें विजिट करना, वहां पे जाना और जाने के बाद देखना इंद्रावती नदी, महानदी, अरपा, पैरी, इस प्रकार की जितनी सारी नदियां, पहाड़, चोटियां, झरने, वहां जाना, विजिट करना, देखना, उसके बारे में अध्ययन करना, लोक कलाएं और इन सब चीजों के बारे में हमें देखना। ये भी हमारा एक अध्ययन का पार्ट है। तो जिस प्रकार से हम जीएस की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ भी हमारे प्री के एग्जाम में 50% तो हमारा छत्तीसगढ़ ही है। वैसे ही ज्योग्राफी में भी है छत्तीसगढ़ का भूगोल, हिस्ट्री में भी है छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री, और लोक कला और संस्कृति में भी है छत्तीसगढ़ की संस्कृति। तो हम जब सीजीपीएससी मेंस हमें अगर निकालना है, परीक्षा में निकालना है, सफलता हासिल करनी है, तो छत्तीसगढ़ का भी गहन अध्ययन हमें चाहिए। इस प्रकार से हम अगर अध्ययन, लेखन और वक्तृत्व कला को जब हम विकसित करते हैं, तब जाके हमारा कहीं कहीं ये परीक्षाएं निकलती है। और मेहनत को आप अपना साथी बना लीजिए, मेहनत से भागिए मत। मेहनत हम हर समय करते रहेंगे, लर्निंग मोड में रहेंगे, हर समय सीखते रहेंगे, तो हमारा एग्जाम निकलने के बहुत सुलभ एक अवसर हमें मिलता है। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम जो भी डिस्कस करेंगे, जिन जिन विषयों पर बात करेंगे, वो सारा विषय आप तक पहुंच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।